हेलो सर, मेरा नाम रणदीप सिंह है और मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश धर्मशाला में देहरा कैंपस में एमए सेकंड सेम का स्टूडेंट हूँ। हिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से जो मुझे टॉपिक दिया गया था वो है औपनिवेशिक कालीन भारत में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बारे में बताने से पहले मैं इनके कारण के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि क्या कारण थे, क्या पृष्ठभूमि रही है भारत में किसानों के द्वारा आंदोलन की। तो मैं बताना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति की असफलता के बाद लोगों में न केवल राजनीतिक चेतना ही नहीं आई, बल्कि किसानों में, आम जन में भी देश के प्रति उत्साह और ऊर्जा जागृत हुई। परंतु इसके अलावा भी देश में जो अनेक समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिनमें किसानों की समस्या प्रमुख थी। किसानों का की आंदोलन के पीछे जो कारण थे वो माने जाते हैं कि जमींदारों की बेदखली, अधिक अधिक लगान वसूल करना, ब्रिटिश अधिकारियों की मनमानी और प्रशासनिक दबाव। इन सभी के कारण के चलते किसानों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति, वहाँ के जमींदारों के प्रति रोष व्यक्त किया और आंदोलन शुरू कर दिया। अब मैं बताना चाहूँगा कि भारत में जो कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए। हाँ, आंदोलन हुए, उनमें से थे जो सबसे पहले माना जाता है वह रामोसी आंदोलन, यानी रामोसी विद्रोह। यह विद्रोह 1822 में शुरू हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। और इस विद्रोह के पीछे जो कारण माने जाते वो था कि महाराष्ट्र में उस समय भूख महामारी और अकाल पड़ा हुआ था, यानी कि लोगों के, किसानों का जो था वो अकाल और भूख के कारण जो था, मतलब अन्न नहीं था उनके पास, उसके प्रति उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। लेकिन वहाँ के जमींदारों ने उनसे लगान वसूलने शुरू कर देते, यानी कि जो लगान थे वो अधिक वसूलने शुरू कर देते, जिससे कि उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। इसके चलते वो किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया था, जिनमें जिस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो चित्तर सिंह थे। उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और यह विद्रोह माना जाता है कि विद्रोह ऐसा था कि इसमें अहिंसात्मक गतिविधियां अधिक हुई, यानी कि दंगे शुरू कर दिए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इसको 1841 में इस विद्रोह का दमन कर दिया। हालांकि इस विद्रोह से थोड़े बहुत सुधार जरूर हुए थे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा नील विद्रोह। नील विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ था, बंगाल के नदिया जिले में शुरू हुआ था और यह विद्रोह 1859 में शुरू किया गया था। इस विद्रोह के पीछे जो जिसे नाम से शुरू होता है, ऐसा माना जाता है कि यूरोपीय कंपनी ने किसानों से जबरन नील की खेती कराना शुरू कर दिया था, यानी कि जो किसान थे उनसे जबरन तरीके से नील की खेती कराई जाती थी। इस खेती से किसानों की जो भूमि की उपजाऊता थी वो कम हो जाती थी, यानी कि नील की खेती करने से अगर किसान दूसरी फसल को पैदावार करते थे तो उस फसल की पैदावार कम होती थी, यानी कि जो नील का पौधा था वो भूमि की उपजाऊता सोख लेता था। और इसके इसके चलते एक और कारण ये भी माना जाता है कि जो किसानों से उनकी लगान से अधिक लगान वसूल किया, जो तय लगान था उससे भी अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। दूसरा ये है कि अगर किसान नील को बेचने बाजार में जाते थे तो भी उन्हें उतना दाम नहीं मिल पाता था। इससे किसानों की स्थिति दयनीय होने के साथ साथ शोचनीय भी हो गई थी और इन्होंने इस ब्रिटिश यूरोपीय कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया था। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। हालांकि ये आंदोलन इतना व्यापक रहा कि 1860 में कि ब्रिटिश सरकार को, या यानी कि यूरोपीय कंपनी को, एक अधिनियम या अधिसूचना जारी करनी पड़ी कि किसान किसान अगर इच्छुक ना हो तो ब्रिटिश कंपनी उन्हें जबरन नील की खेती करने के लिए विवश नहीं कर सकती थी। अतः 1860 में यह आंदोलन भी दमन कर दिया गया था। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह 1873 में बंगाल में शुरू हुआ था। हालांकि ये इस विद्रोह के पीछे जो कारण था वो माना जाता है कि वहाँ के जो जमींदार थे वो किसानों से बेदखली करते थे
और उनसे जो तय लगान था उससे अधिक वसूल करते थे, यानी कि जो 50% जो डिसाइड हुआ था उससे वे अधिक लगान तय करते थे। इस इसके चलते एक और था कि जो किसान अगर कोई कर समय रहते नहीं चुका पाता था तो उस किसान की जमीन को हड़प लेते थे या उसे बेदखल कर देते थे। इस विद्रोह को इसके चलते किसानों में आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने इसके इन वहाँ के जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व ईश्वर चंद्र सेन कर रहे थे और शंभुपाल कर रहे थे। हालांकि जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों ने इस आंदोलन को सांप्रदायिक दंगे का नाम देना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस आंदोलन में मुसलमान और हिंदू जमींदार भी सम्मिलित थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था। 1876 तक चले इस आंदोलन को विवश होकर अंग्रेजों को उनकी किसानों की मांगनी पड़ी और वहां पर चल रहे कर वसूली मनमानी ढंग से शोषण चल रहा किसानों को बंद करना पड़ा। तो ये था पावना विद्रोह। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा 1875 के दक्कन उपद्रव के बारे में। 1875 का दक्कन उपद्रव जो हुआ वो महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिले में शुरू हुआ था। इसके कारण यह था कि वहां पर जो गैर जमींदार थे वो किसानों से मनमाने तरीके से कर वसूल कर रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे। गैर जमींदार से मेरा मतलब है जो गुजरात और मारवाड़ से आए किसान थे, वो महाराष्ट्र में आकर बस गए थे और वो किसानों से जबरन तरीके से कर वसूल कर रहे थे, यानी कि जो तय था उसे 50% अधिक वसूल कर रहे थे। एक वाक्य इससे जुड़ा ये भी है कि 1860 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, जिसके चलते भारत से कपास के निर्यात की पैदावार अधिक बढ़ गई थी और उनका जो कपास की जो मांग थी वो बढ़ गई थी और इसके साथ साथ कपास की कीमत भी बढ़ गई थी। लेकिन 1875 में जब ये अमेरिका का गृह युद्ध शांत होता है तो इसके साथ साथ कपास की जो मूल्य था वो भी कम होता गया, जिससे किसानों की स्थिति बहुत खराब होने लगी। लेकिन ऐसे में जो गैर जमींदार वर्ग थे उन्होंने किसानों की स्थिति का लाभ उठाया और उनसे लगान वसूल शुरू कर दिया था। ऐसे में किसानों ने सम्मिलित रूप से होकर इसके प्रति विद्रोह शुरू कर दिया था और 1876 तक आते आते इस विद्रोह का इन्होंने बड़ी सख्ताई से दमन कर दिया था। हालांकि इस विद्रोह से भी किसानों के प्रति जो संरक्षण था वो तय करना पड़ा, यानी कि किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया था उसका मुनाफा जरूर हुआ, यानी कि जो कपास की जो उचित मूल्य था वो उन्हें देना पड़ा था। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण बिहार के चंपारण में हुआ ये आंदोलन बहुत ही व्यापक माना जाता है, यानी कि जुझारू माना जाता है। इस आंदोलन में जो किसानों का मुख्य कारण था वो था कि जो किसान की जो भूमि थी, ऐसा माना जाता है कि किसानों से भूमि का 3/20 भाग यानी कि कर वसूल किया जाता था। यद्यपि इसको 3 कटिया पद्धति भी कहा जाता था, यानी कि जो किसान को था वो अपनी उपज में तीसरे भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था, लेकिन किसान इसे नाखुश थे, यानी कि किसान इसे नहीं करना चाहते थे। 1908 में ये आंदोलन हो चुका था, लेकिन 1917 में वहाँ के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाकर इस आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा था। इस आंदोलन से ये माना जाता है कि गांधी जी ने इस आंदोलन एक नागरिक तौर पर शुरू किया था। ये आंदोलन उनका पहला नागरिक के साथ मिलकर था। इस आंदोलन को चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है और चंपारण सत्याग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन इसलिए माना जाता है कि इस आंदोलन में उन्होंने सत्य के राह पर चलकर आंदोलन शुरू किया था और इसी आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1920 में शुरू हुआ था। 1920 में केरल के तिरुवनगाड़ में हुआ था। इस आंदोलन का जो मुख्य नेता था वो अली मुल्सिकार था। यह नेता यद्यपि यह नेता मोपला विद्रोह का मुख्य नेता होने के साथ साथ खिलाफत आंदोलन का क्रांतिकारी भी था।
तो जाहिर सी बात है इसने इस आंदोलन को कई बार सांप्रदायिक रूप देने की भी कोशिश की। यद्यपि इस आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि वहाँ पर चल रहे किसान जमींदारों किसानों का जमींदारों द्वारा शोषण, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मनमाने तौर से कर वसूल करना था। लेकिन वहाँ प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हार की अफवाह सुनकर जो मोपला क्रांतिकारी थे उन्होंने ब्रिटिश का जो कचहरी थी उसको जला दिया, कागज को जला दिया था। यद्यपि आंदोलन गैर कानून नहीं था, लेकिन इस प्रकार की हिंसक घटना में इसको कानूनी रूप दे दिया था, जिसके कारण वहाँ पर सैनिक शासन लागू कर दिया था, जिससे कि यह आंदोलन वापस दमन कर दिया गया था। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन के बारे में बताया जाता है कि यह आंदोलन गुजरात में चला था। यह आंदोलन वहाँ पर चल रहे जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण चल रहा था। यद्यपि यह आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन माना जाता है, जिसमें ये कि व्यक्तिगत तौर पर गांधी जी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के चलते उन्होंने वहाँ पर खेड़ा में चल रहे किसानों की स्थिति का मुआयना किया और वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई और ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस सत्याग्रह के चलते, आंदोलन के चलते किसानों की मांग को पूरा किया। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1922 में शुरू हुआ था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत शहर में शुरू हुआ था और इस आंदोलन के जो मुख्य नेता माने जाते हैं, यानी कि इस नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने और मणिबेन पटेल ने किया था। इस आंदोलन में चल रहे किसानों की दयनीय स्थिति और मनमाने तौर से चल रहे शोषण, अंग्रेजों की दमनकारी नीति के चलते यह आंदोलन किसानों ने शुरू किया था और इस आंदोलन को कांग्रेस का भी सपोर्ट था, जिसके चलते यह आंदोलन व्यापक हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रहकर यह आंदोलन सफल हुआ। इसी के चलते गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। और अंतिम रूप में बताना चाहूँगा जो महत्वपूर्ण था वो था बंगाल का तेनभागा आंदोलन। ऐसा माना जाता कि जो अभी तक आंदोलन हुए थे 1822 से लेकर 1941 तक जो आंदोलन हुए थे, उनमें से बंगाल का जो तेनभागा आंदोलन था वो बहुत ही व्यापक और जुझारू था, क्योंकि इसमें सभी किसान सम्मिलित तौर से इकट्ठे हुए थे। यह आंदोलन भी इसी प्रकार से अंग्रेजों, जमींदारों, रैयतवाड़ियों के खिलाफ था, क्योंकि वहाँ पर मनमाने ढंग से किसानों से कर वसूल किया जा रहा था, उनकी बातों का अनुसरण किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, जिसके चलते यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का यद्यपि मुख्य तौर पर नेता नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह आंदोलन किसानों के नेतृत्व में सम्मिलित रूप से शुरू किया था और 1841 के लास्ट तक, यानी कि 42 तक ये आंदोलन को भी समाप्त कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने किसानों की जो मांगे थी उन्हें पूरा मतलब काफ़ी हद तक पूरा किया था। ये थे औपनिवेशिक भारत में चल रहे किसान आंदोलन। इसके अलावा मैं इसके निष्कर्ष के तौर में ये कहना चाहूँगा कि भारत 1921 में हुए मोपला विद्रोह के बारे में, जिसको कई दफ़ा सांप्रदायिक दंगे का नाम भी माना जाता है, लेकिन इसके बारे में, मोपला विद्रोह के बारे में एक बीडी सावरकर जी ने एक किताब लिखी है मोपला नाम की, जिसमें इस आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो ये माना जाता है कि औपनिवेशिक भारत में या भारत की आज़ादी में लेकर राजनीतिक नेताओं के अलावा और किसी ने मतलब उपेक्षा के रूप से काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसानों ने भी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध जाकर, समाज की कुरीतियों के विरुद्ध जाकर आंदोलन शुरू किए। राजनीतिक चेतना के साथ साथ किसानों ने भी कदम से कदम मिलाकर हाथ बढ़ाया, तभी तो आंदोलन ये सफल हुए। धन्यवाद।